अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसी मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ और आज का दिन जुम्मे का दिन ख़ास तौर पर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज भी एक अहम मौजू के ऊपर ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो कि बच्चों में और ख़ास तौर पर जो बहन भाई होते हैं उनमें झगड़े की वजह बनते हैं, उसके मुताल्लिक आज हम बात करेंगे। इसमें हम बिलखसूस ये जानेंगे कि बहन भाइयों के दरमियान होने वाले झगड़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि झगड़ा इंसान की शख्सियत पर बहुत मनफी असरात छोड़ता है और उस उम्र में जहाँ बच्चों की तरबियत हो रही होती है, बच्चों का आपस में मुसलसल लड़ना वालिदैन के लिए भी बाइस परेशानी होता है। और ये एक ऐसा मौजू है जो अक्सर हमें देखने को मिलता है और इसकी दुरुस्तगी बहुत अहमियत की हामिल है। बचपन से ही ना बहन भाई एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, उनके दरमियान मोहब्बत और रकाबत दोनों ही मौजूद होती हैं और बाज़ औक़ात ये रकाबत तनाज़ात में बदल जाती है जो कि ख़ानदान में एक बेसुकूनी का सबब भी बनती है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि वालिदैन उन मसलों को हल करने की टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, यानी तनाज़ात के हल के तरीक़ों को समझे और उन्हें इस्तेमाल करें। सबसे पहले सबसे मौसर चीज़ है मौसर गुफ्तगू की आदत। जब बहन भाइयों के दरमियान कोई तनाज़ा कोई मसला पैदा होता है तो ज़रूरी है कि वालिदैन या फिर ख़ानदान के दूसरे अफराद जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी बात सुने, उन्हें अपना नुक्ता नज़र पेश करने का एटलीस्ट मौका दें। उसके लिए वालिदैन को चाहिए कि वो उन्हें गौर से सुने। मिसाल के तौर पर कि अगर एक बहन या कोई भी घर पे बच्चा ये कहता है कि उसका भाई उसके सामान को बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल ना करे, तो वालिदैन को चाहिए कि वो इसकी शिकायत को संजीदगी से ले और उस बच्चे को उस बारे में समझाए कि वो ऐसा ना किया करे। दूसरा अहम अंसर जो है वो होता है हमदर्दी का, कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को ये सिखाएं कि दूसरों के जज्बात को हमने कैसे समझना है, उन्हें समझना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। जब हम अपने बच्चों को एक दूसरे के एहसासात को समझते हुए सिखाते हैं ना कि किस तरह समझना है, तो तनाज़ात को हल करने में आसानी पैदा होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक भाई को इस बात पर गुस्सा आता है कि उसकी बहन ने उसकी किताब ले ली है या कोई भी चीज़ ले ली है, तो वालिदैन दोनों बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि वो ख़ुद को एक दूसरे की जगह रख कर सोचें। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है इंसाफ और मसावात का ख्याल रखना, यानी कि इंसाफ करना और बराबरी दिखाना। बच्चों को ये सिखाएं कि ख़ानदान में सबको बराबर का हक़ है और किसी की हक़ तलफ़ी नहीं हो सकती है। अगर एक बच्चा ये महसूस करता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो उसका मसला या एतराज़ बढ़ सकता है। तो वालिदैन को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हर बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए। बाज़ औक़ात मसलों को हल करने के कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चों को ये सिखाना है कि वो जब भी कोई मसला है उसका हल मिलजुल कर निकालें और उसके लिए एक दूसरे के साथ ज़रूर ताउन करें। मिसाल के तौर पर अगर दो बहन भाई हैं, एक ही खिलौना चाहते हैं, तो वालिदैन उन्हें ये सिखाएं कि वो बारी बारी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे बांट कर खेल सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि उनको शेयरिंग की आदत पता चलती है कि हाँ, हमें शेयरिंग भी करनी है आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में। एक माहिर नफ्सियात कहते हैं कि कोई भी तनाज़ा या जो झगड़ा होता है वो अक्सर दो अच्छे इरादों के दरमियान होता है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि बहन भाई हमेशा अपनी मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात और ज़रूरियात की वजह से लड़ते हैं, जिन्हें सही तरीके से हल किया जा सकता है। आखिर में वालिदैन को भी अपनी मुस्तकिल मिजाजी और सब्र से काम लेना चाहिए। ये मसले हर घर का हिस्सा होते हैं और उन्हें सुलझने में वक्त भी लगता है, तो कभी भी इन पर बेसब्री या अदम बर्दाश्त का मुजाहरा ना करें, क्योंकि वालिदैन को चाहिए कि वो मुसलसल बच्चों की रहनुमाई करें, सब्र के साथ उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और ये सिर्फ आपका या मेरे घर का मसला नहीं है, ये जितने भी लोग हमें देख रहे होते हैं, बल्कि जिनके भी घर ख़ास तौर पर बच्चे होते हैं, उनके घर का ये मसला होता है कि बच्चों की तरबियत करना आज के इस
दौर में ख़ासा मुश्किल हो चुका है। और अगर आप उनके मिजाज को समझना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से कि बहुत आसान भी हो सकता है। अगर आप बच्चों के मिजाज को समझकर उनकी तरबियत कर रहे हैं तो ये चीज़ आसान भी हो सकती है। तो लड़ाई झगड़ा हर जगह होता है, लेकिन उसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और उनके अंदर ये चीज़ ना पैदा करें कि एक बच्चे के साथ माँ बाप ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और एक बच्चे के साथ माँ बाप कम प्यार कर रहे हैं, या बराबरी नहीं है बच्चों के अंदर। ये चीज़ जो है ना बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। बल्कि आगे बढ़कर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ़ डाउट्स या फिर जो कॉन्फिडेंस होता है ना उसकी कमी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ तो बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए। सबको बराबरी जो है ना उसके साथ लेकर चलना चाहिए। हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनाब, किसी ने शायद दुरुस्त ही कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। दर्द दिल में सिर्फ इंसान का दुख शामिल नहीं है, बल्कि हर जी नफ्स से हुस्ने सलूक करना इंसानियत की मेराज है। और दीन इस्लाम भी तमाम जानदारों का ख्याल रखने की नसीहत करता है। और अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आता है कि अक्सर गलियों में भूखे और बीमार कुत्ते और बिल्लियाँ हमें नज़र आती हैं। और इसी तरह से हम लोग अपने घरों में भी बड़े शौक़ के साथ पालतू जानवर रखते हैं, जबकि हम लोग उन जानवरों के हुकूक और उनकी ज़रूरियात के मुतालिक लाइल्म होते हैं। देही इलाकों में ख़ास तौर पर जानवरों को बहुत बेदर्दी से मारा जाता है और यही तरीक़ाकार हमारे शहरों में भी मामूल बनता जा रहा है। और हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि कॉरपोरेशन वाले आवारा कुत्तों के ऑपरेशन पर निकलते हैं और उन्हें बेदर्दी से मार दिया जाता है, जो कि काबिले अफसोस अमल है। तो जानवरों के भी हकूक़ हैं, जिस तरह इंसानों के हकूक़ जो है वो बयान किए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जानवरों के हकूक़ के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ लॉज़ कि क्या जानवरों के हवाले से, एनिमल राइट्स के हवाले से लॉज़ एंड पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान में या नहीं हैं, और अगर हैं तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती है। इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सैयद नईम अब्बास साहब हैं, जो कि एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट है। नईम साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नईम साहब, एनिमल राइट्स के हवाले से हमने बात करनी है। जानवर पालना तो हम सब की बड़ी एक ख्वाहिश भी होती है, बल्कि शौक़ होता है हम लोगों को कि हमने घर में कोई ना कोई पेट ज़रूर रखना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पेट्स के अंदर भी हम ना डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं। अपने जो जानवर होते हैं, अपना जो पेट होता है वो तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन गली में वही अगर कुत्ता फिर रहा है या बिल्ली फिर रही है तो हम उससे दूर भागते हैं या उसको कहते हैं कि यहाँ से हट जाए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना सिर्फ इंसानों में बल्कि हमने जानवरों में भी कर दी हुई है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इशू के ऊपर बात करना जो है वो प्रायोरिटाइज़ किया। ये बड़ा इग्नोर्ड इशू है और इस पे बात करने की ज़रूरत है। और इस इग्नोरेंस की वजह से सफ़र कर रहा है एनिमल। ट्रू। आपने इब्तिदाइया में जैसे बताया, इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, बहुत सारे आपने रवैयों पे बात की है। ये एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स हमारे बने हुए हैं अच्छा अबाउट एनिमल्स। लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की तोहमात बना रखी हैं खुद से जी। कि अच्छा जी फ़लाँ एनिमल जो है वो अगर रास्ते से गुजर जाएगा तो ये होगा, फ़लाँ एनिमल की आवाज़ अगर कानों में पड़ जाएगी तो ये होगा। हालांकि इसका ना साइंस से ना दीन से किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। ये हमारी सारी सेल्फ क्रिएटेड अजम्पशंस हैं। और जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, इस खित्ते में आपको पता है कि बहुत सारी तोहमात परस्ती का रुझान रहा है। तो वो बाकी चीज़ें तो वक्त के साथ चल रही हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये जो एनिमल्स हैं इनकी सफरिंग्स बढ़ती जा रही हैं। अच्छा। और जैसे आपने कहा, आप अगर बात करें, एक टाइम था, अगर आप कॉलोनियल एरा की बात करें जी जी, तो यहाँ पे ज़्यादा जो काम होता था वो बारदारी वाले जानवर से काम लिया जाता था और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए वो हॉर्सेस, म्यूल्स एंड डंकीज़ को यूज़ करते थे। तो उस दौर में एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट था उस दौर में कि भाई आपने जानवर के ऊपर लोड कितना रखना है, सही, आप इसको कितने घंटे काम ले सकते हैं, अगर आप उसको मारेंगे या किसी किस्म की ज़्यादती करेंगे तो आपको ये मैं 1890 की बात कर रहा हूँ। तो तब ये बना था 1890 में ये लॉ बना था एनिमल राइट्स के हवाले से। जी बिल्कुल।
और उसके बाद नहीं बना, और उसके बाद ना इसको अपडेट किया गया है, ना अमेंड किया गया है, ना इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो तब था कि उस ज़माने में 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक फ़ाइन था। अच्छा। जस्ट इमेजिन कि 1890 के जो 50 रुपये हैं वो आज के शायद कोई 20 लाख होगा। हाँ, इतना तो होगा बिल्कुल। तो वो तब इतनी सख्ती थी कि आप जानवरों के साथ क्रुएलिटी नहीं कर सकते। लेकिन गुजरते वक्त के साथ हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती गई और ये लॉ भी पता नहीं कहाँ चला गया। और उसके बाद 18th अमेंडमेंट आई। 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंसेस हैं ये इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये लॉ गया ही नहीं, किसी के ऊपर एप्लीकेबल हुआ ही नहीं, बल्कि वो 50 रुपये भी वहीं रह गया। अच्छा। जो पड़ा था। तो आपके सवाल की तरफ फिर आऊँगा कि हम ऐसा अपना एक पेट है हमारे पास घर में, तो अभी एक रुझान बन गया है ब्रांडिंग का। अच्छा। मैंने कपड़ा फलां पहनना है, हाँ। मैंने जूता फलां पहनना है, हाँ। फिर ये कि मैंने डॉग फलां रखा हुआ है, हाँ। मैंने कैट फलां रखी हुई है, हाँ। वो महंगे वाला जो है वो उसमें मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि कहीं पे जो एनिमल के साथ उनकी अफेक्शन है वो भी है, लेकिन जो ये वाले रवैये हैं कि आप उनको ब्रांड बना के प्रेजेंट करते हैं और फिर जो गली वाला है वो तो पता आपका फिर चलता है कि उसको आप जानवर नहीं समझते। जानवर नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि हम बस ये आवारा है, ये आवारा है। हाँ, तो अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद नहीं बनाई हुई। बिल्कुल। आप बड़ी सिंपल सी बात है, आप इन गली के जानवरों के भी अगर फंक्शंस देखें तो रात को शुरू से इनका एक रोल रहा है। अच्छा। कोई चोर आ गया ये उस पर भौंकते हैं। बिल्कुल, ये आपको फ्री में निगरानी देते थे। सो इनके फंक्शंस रहे हैं। और फिर आपने जो डॉग्स की बात करी है, उनकी कलंग की बात करी है, तो दुनिया के अंदर अब इस वक्त महज़ब माशरों में महज़ब टेक्निक्स अडॉप्ट की हुई हैं इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की। सही। बजाय इसके कि इनको गोलियां मार के मार दें सबको, वो इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। ओके। तो कमिंग बैक टू दी अदर एनिमल्स, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि अभी पिछले साल हमें इत्तेफाक हुआ 2022 में फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में जाके काम करने का। तो वहाँ पे लोगों के पास जब सब कुछ तबाह हो गया, हाँ। तो उनके सर्वाइवल के लिए सड़क के किनारे जब वो बैठे थे तो जो चीज़ बची हुई थी उनकी 2 भैंसें, 4 भैंसें, हाँ। 2 बकरियां, हाँ। 1 गधा, हाँ। बस। और फिर उनके पास यही एसेट था जिसके साथ उन्होंने वापस रिवाइव करना था। जी। तो आप उनसे पूछ के देखें कि उनके लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसको इस हाल में भी वो गले लगा के बैठे हुए थे। तो आई मीन टू से जानवर जो है वो कुछ के लिए बहुत अहम है, कुछ के लिए गैर अहम है। सही। तो यहाँ पे हमें लगता है कि स्टेट को कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि रोज़ जानवरों की टांगें ना काटी जाएं। हाँ, एग्जैक्टली, जो कराची में ये वाक़या पेश आया था। लेकिन आपको क्या लगता है, लॉज हैं 80-90 से ये लॉज बने हुए हैं एनिमल राइट्स के हवाले से, तो इसको क्या हमने प्रायोरिटी पर नहीं रखा कि उसके बाद हम इसको अपडेट नहीं कर सके, कि इसमें हम अमेंडमेंट्स नहीं लेकर आ सके? मतलब जदीद दौर इसको कहा जाता है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, और इसमें भी आज भी हम सिर्फ एनिमल राइट्स पे बात कर रहे हैं कि इनको मारना नहीं है। इतना शऊर क्या अभी तक आया नहीं है लोगों में? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। मुझे लगता है शऊर जो ये एनिमल साइड वाला इसमें बिगाड़ आया। अच्छा। और अगर प्रायोरिटी की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 1890 से लेके आज देख लें 134-35 साल हो गए होंगे, तो इसके ऊपर अभी से कुछ बातें होना शुरू हुई हैं। खामोशी रही है बाकायदा। अच्छा। इसके ऊपर किसी ने ज़रूरत महसूस नहीं की। शायद मीडिया आया तो मीडिया ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया, इस पे आवाज़ें उठना शुरू हुई। अब अगर किसी का जानवर किसी के दूसरे के खेत में चला गया तो बजाय उसके कि मालिक से शिकायत करे, उसकी टांगे काट देते हैं कि वो बोल नहीं सकता। हाँ। तो फिर किसी को फिक्र नहीं है कि क्या होगा, कोई पेनल्टी तो होने नहीं लगी, सज़ा तो होएगी नहीं, तो बेफिक्री सज़ा भी नहीं है, कोई पेनल्टी भी नहीं है। वो अगर वो वाले लॉ के हवाले से देखा जाए तो 50 रुपये हैं आज भी, और वो सूबों के ऊपर इस वक्त एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा। वो लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और फिर मैं कहता हूँ अगर आप डाटा उठा के देख लें पुलिस स्टेशन से, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई FIR आपको उस एक्ट का नाम था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1890, उस एक्ट के तहत शायद कोई FIR कटी हो। अच्छा। हाँ। तो आई मीन मैंने कोई पुलिस वाले दोस्त थे, उनसे पूछा कि यार ये जो क्रुएलिटी हो रही है, हाँ। मुख्तलिफ किस्म के डॉग फाइट्स पे आप लोग पकड़ते हैं, तो उन्होंने कहा हम इस पर ना गैम्बलिंग की FIR करते हैं
गैम्बलिंग करते हैं, क्रुएलिटी की नहीं करते। अच्छा, तो आई मीन टू से देखा है जाके, रोका भी अच्छा काम है, रोका है वो, उसको ठीक है, रोकना चाहिए था, रोका जाके। हाँ। लेकिन FIR वो कहते हैं कि हमें कानून यही नज़र आता है कि उन पर गैम्बलिंग डाल देते हैं कि रोकना तो है। अच्छा, तो मतलब उसमें अभी हमें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हमें लगता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी क्या इस हवाले से अपना इनपुट दे सकता है? इसमें मैं जिस इदारे के साथ काम करता हूँ उसका नाम है ब्रुक पाकिस्तान। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल वेलफेयर काम करती है। हमने यहाँ चारों प्रोविंसेस में चारों लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट के साथ पिछले कोई 5 साल से तो बड़ा रिगरसली काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले से भी हम काम कर रहे थे। ठीक है। तो लॉज की ड्राफ्टिंग जो है, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा रोल है इसमें, इंडिविजुअल्स कई ऐसे हैं जिनका बड़ा रोल है। लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट्स को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया इनकी ड्राफ्टिंग में। ये ड्राफ्ट हो चुके हैं। अब जब तक ये जो असम्बलीज हैं उनसे पास नहीं होते तो ये बिल ही हैं, इनका कोई स्टेटस जो है वो एक्ट का नहीं बन रहा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म से और मीडिया से कि इस पे आवाज़ उठाएं कि गवर्नमेंट इसको अपनी प्रायोरिटी बनाए और इसको असम्बली से पास करे, ताकि ये लेजिस्लेशन पास हो के तो जब इनेक्टमेंट बनेगी तो लोगों को कुछ फ़र्क भी पड़े कि बाबा हमने ये नहीं करना वरना इतनी पेनल्टी होगी, हमें पेनल्टी है, ये सज़ा हो सकती है। दूसरी आपने बात की कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना चाहिए। देखिए, हमें कुछ बड़े सिंपल डूज और डोंट्स हैं इन एनिमल्स की वेलफेयर के लिए, क्योंकि ये खुद बोल के बता नहीं सकते जी। तो आपको ख्याल रखना होगा हर एक इंसान को अपने लेवल पे कि इसकी भूख और प्यास का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। आपको देखना होगा कि अगर ये पेन में है, कोई इंजरी है, तो क्या इसको मेडिसिन मिल गई है या ये वेट के पास हम लेके गए हैं कि नहीं लेके गए हैं। उसके बाद बात यह है कि अगर आपने इसको किसी केज में रखा हुआ है या किसी ऐसी जगह पे बंद किया हुआ है तो क्या वो अपना नॉर्मल बिहेवियर एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इसके बारे में बात होनी चाहिए ताकि बच्चा बहुत शुरू से उसकी ग्रूमिंग में ये बातें ग्रूमिंग में हो। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है बच्चों को जब आप बचपन से ही ये पेट्स ला के देते हैं ना, तो उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट भी आ जाता है। उन्हें पता होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी होना शुरू हो जाती है, जो कि सिर्फ वो एनिमल के साथ नहीं, उसको फिर पता चलता है कि उसने बाकी लोगों के साथ भी किस तरह अपने रवैयों में बेहतरी लेकर आनी है। तो अपने इर्द गिर्द देखें, अगर कोई भी आपको इस तरह का जानवर मिलता है तो उसका ख्याल रखें, उसी तरह उसको प्यार करें जिस तरह आप अपने घर में किसी पेट से प्यार कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ सैयद नईम अब्बास साहब मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। और हम एनिमल राइट्स पर बात कर रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली लाने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हर साल की बढ़ती हुई गर्मी और शिद्दत पकड़ती हुई सर्दियाँ हमें ये बता रही होती हैं कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को जहाँ हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है, जैसे कि हमारी फ़ूड चॉइसेस, यानी कि हम अपने खाने पीने के इंतखाब से भी ज़मीन के दर्जा हरारत को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो इस तरह कि अगर हम लोग खाने को ज़ाया होने से बचाएं ना, तो इसी खाने को तैयार करने में जो फ्यूल ईंधन इस्तेमाल हुआ था, इसको कम किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम तली हुई या फिर मुरगन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से बाज रहें तो भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। तो किस तरह से हम अपनी सेहत के साथ साथ अपने माहौल का भी ख्याल रख सकते हैं, तो आज हमने उस पर बात करनी है कि सस्टेनेबल फूड चॉइसेस क्या क्या हो सकती हैं हमारे लिए,
चाहे वो गर्मियाँ हों या फिर सर्दियाँ हों, हमें उसमें किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए जो कि हमारे ज़मीनी दर्जा हरारत को भी बेहतर बनाएंगी और इवन दो कि हमारी सेहत को भी जो है ना वो बेहतर करेगी। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। डॉक्टर हिबा, सबसे पहले तो बताइए, ये जो हमारी ग़िज़ाई आदात हैं इन पर बदलते हुए मौसम का क्या असर होता है? देखिए, सीज़नल चीज़ों पे हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि हम वो चीज़ लें जो सीज़नल है, वो चीज़ खाएं जो सीज़नल है। सीज़न के बगैर वाले फूड मतलब वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ना करें। अच्छा। अब उसमें यह है कि कोशिश करें कि जैसे अभी आपने कहा कि हमने तली हुई चीज़ों या इन चीज़ों से जिनमें हमें लग रहा है कि हमारा जो है कंजप्शन ज़्यादा हो रही है या हमारा क्योंकि आपको पता है बढ़ती हुई इकॉनमी है, बढ़ रही है, मतलब हमारी इकॉनमी सबसे ज़्यादा जो है ना डाउन भी जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो उसमें यह है कि हमारे जो है ना हमारी सस्टेनेबिलिटी हमारी नहीं ठीक चल रही, हम उसमें जो है ना लैक कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम वो चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और उस टाइम नहीं करनी चाहिए कि जब हमें उसकी नीड ना हो। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर हम घिया, कद्दू, टिंडे का इस्तेमाल करते हैं फूड में से, वेजिटेबल्स में से, तो कोशिश करें कि उनको स्टीम में आप कुक करें। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि कोशिश करें कि ऐसी वेजिटेबल्स, क्योंकि वेजिटेबल्स को ओवर कुक ना किया जाए, उनको मतलब आप मिट्टी की हांडी में कोशिश करें बनाएं। और उसमें मतलब 1 गिलास या आधा गिलास पानी डालकर उसको स्टीम में रख दें। तो आपने देखा होगा पहले लोग यही करते थे कि मिट्टी की हांडी में जो है ना वेजिटेबल्स का और गोश्त भी अगर बनाना है तो उसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते थे, गोश्त का अपना एक फैट आ जाता था तो उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्योंकि अब लोगों को ये अवेयरनेस कम होती जा रही है, अब लोग मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। दूसरा ये कि जल्दी में बनाते हैं ना, तो उसमें जो भी फिर मेथड आता है जो जल्दी में खाना बन जाए वो ही हम ऑप्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जल्दी में अगर आप मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल करें तो वो भी जल्दी है। अगर वो एक दफ़ा हीट हो गई है तो उसमें सालन काफ़ी देर तक गर्म रहता है। देखिए, बार गर्म करने की भी नहीं ज़रूरत पड़ती। अगर आप नॉन स्टिक या दूसरी देचकी में बनाते हैं तो सालन इधर बनाया दूसरे टाइम पे 1 घंटे में ठंडा हो जाता है, तो वो हम माइक्रोवेव करते हैं, वो भी नुकसान है। बिजली का भी हम मतलब गैस का इस्तेमाल भी बार कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी सस्टेनेबिलिटी लैक होती है कि हम वो चीज़ कर रहे हैं कि जो हमारी लाइफ में नहीं ऐड ऑन होनी चाहिए। ये नहीं कि इससे हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, नहीं, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, हम नेचुरल चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइटरी हैबिट जो है ना वो ख़राब होती जा रही है। और डाइटरी हैबिट ख़राब होने की वजह से हम बहुत से ऐसी डिजीज़ में जाते जा रहे हैं जो पहले इतनी कॉमन नहीं थी। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी वही चीज़ें हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो यही है कि तली हुई चीज़ें, ज़्यादा फ्राई चीज़ें, ज़्यादा भुनी हुई चीज़ें, ऑयल जिनमें ज़्यादा हो, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा। क्या करें फिर? घर में हमने गोश्त भी बनाना है, सालन बनाना है या सब्जी भी बनानी है, तो उसको कितनी देर पकाना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मिट्टी की हांडी में अगर आप वो एक दफ़ा कुक हो गया, कम से कम आधा पौना घंटा, वेजिटेबल को 10 मिनट्स लगते हैं मिट्टी की हांडी में। अच्छा। वो आपकी तैयार हो जाती है। उसको ऊपर से आपने 1 टेबलस्पून देसी घी, मतलब जो भी आपने ऑलिव ऑयल डालना है ऊपर से डालें और वो आप टेस्ट कर लें लिटरली। उसका टेस्ट और एक भुनी हुई हांडी का टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा। और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़, एक मिट्टी की हांडी वाहिद एक ऐसा आपके पास है चीज़ जिसमें आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वेजिटेबल्स की किसी भी फूड की ख़राब नहीं होती। अच्छा, मिट्टी लगने से मेंटेन रहती है। ठीक है। और वो सबसे बड़ी है कि इसमें जो है ना आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ अगर मेंटेन है तो जो आप खा रहे हो क्या वो प्रॉपर खा रहे हो, यानी कि आपको सारी न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में जा रही है जो आपको नीड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल पेशेंट कहते हैं कैसे बनेगा, एक सिंपल सा है कि कैसे बनेगी वेजिटेबल। आप सब कुछ डाल दें, बीच में आधा गिलास पानी में उसको स्टीम पे रख दें। आप गोश्त अगर बनाना है, ज़रूरी नहीं है कि उसको भूना जाए, उसको ना आप वो उसके अंदर घी डालें, वो वैसे भी पक जाता है, उसका अपना फैट होता है, अपना पानी होता है कि गोश्त की हमें स्मेल नहीं, जब तक उसको भूनेंगे नहीं जीरा शीरा डाल के। लेकिन देखिए, अगर आपने अच्छी तरह से उसको साफ़ किया हुआ है और उसको आप स्टीम में पका रहे हैं, तो स्टीम में जैसे आप कुकर में भी बनाते हैं तो आधा घंटा लगता है, लेकिन मिट्टी की हांडी में अगर आपने स्टीम में बनाया है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। और जो ऑयल या फैट उसके ऊपर आता है वो आपकी बॉडी की नीड है, जिसको हम हेल्दी फैट्स कहते हैं। लेकिन जब हम ऊपर से ऑयल डालकर उसको भूनते हैं तो वो गोश्त की भी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ खत्म हो जाती हैं और मतलब वो आपके लिए ऐसे है कि आपने कुछ भी नहीं खाया, एम्प्टी कैलोरीज हो जाती है। एम्प्टी कैलोरीज। और देखिए, ज़्यादा हीट किसी चीज़ को भी लगेगी, वो अपनी मतलब प्रोसेस्ड हो जाएगा ना, प्रोसेस चीज़ वैसी आपके लिए जो है ना फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम इन चीज़ों से दूर जाते जा रहे हैं। तो जैसे ही दूर जाते जा रहे हैं, आपने देखा
देखा होगा गांव में अभी भी इस्तेमाल मिट्टी की हांडी का ही होता है। वो मतलब उसी चीज़ में खाना बनाते हैं, वो सुबह पराठे खाते हैं, जो भी खाते हैं, हालांकि वो देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो देसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो फिट होते हैं। और मैंने अभी 1 वीक पहले एक आंटी थी, वो 92 ईयर्स की थी। हमने वैसे ही उनका जो है ना हम चेक कर रहे थे, तो हमने कहा इनका विटामिन डी चेक करवाते हैं। अच्छा। मतलब हमारे इस एज में अमूमन एज लोगों का विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। लेकिन लिटरली उन आंटी का 75 पे लाइक कर रही थी, और कहती है मैं सारा दिन गर्मी हो सर्दी हो हम एसी का इस्तेमाल नहीं करते, धूप में उनका काम होता है। एग्जैक्टली। और वो विटामिन डी ये नहीं कि वो बहुत लग्जरी फूड खाते हैं, नहीं, वो बेसिक फूड बहुत अच्छा खाते हैं। उनका सुबह दोपहर शाम का खाने में रोटी जरूर है, गंदम जरूर है, वो नेचुरल है, प्योर है। तो हम जितना प्योर चीजों से दूर जाते जा रहे हैं उतना हमारी हेल्थ जो है ना खराब होती जा रही है। डिफरेंट बीमारियां जो है वो हमें ही लग जाती हैं। तो फिर इस मौसम में खास तौर पर फिर हम क्या खाएं और क्या ना खाएं? देखिए इस मौसम में जिसमें महंगाई भी इतनी ज्यादा है और अफोर्डेबिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है। अब देखें आप, जैसे लेमन भी बहुत महंगा हो गया है, ठीक है, नहीं, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा लेमनेड का इस्तेमाल, नींबू पानी का इस्तेमाल किया करें। लेमन अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोशिश करें ORS का एक पैकेट ले लें, और वो अपनी बॉडी के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने हैं इस मौसम में, क्योंकि पसीना बहुत आता है और डिहाइड्रेशन बॉडी हो रही होती है, आपके मिनरल्स जो है ना वो वेस्ट हो रहे होते हैं। जिसने मैं बात की थी कि इस मौसम में खास तौर पर हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, किस तरह की सब्जियां और फ्रूट्स खाना चाहिए, एक तो सस्टेनेबिलिटी भी रहे और दूसरा हमारी सेहत भी ठीक रहे। एक तो आपने लेमन की बात की थी कि लेमन पानी या लेमन की ड्रिंक्स हमें पीनी चाहिए, इसके अलावा क्या क्या हमें करना चाहिए? देखिए क्योंकि अभी बरसात है, बारिशें वगैरह हो रही, तो वेजिटेबल्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। फ्रेश अगर हैं आपके पास, अगर आपके घर पे लगी हुई है, जैसे बैंगन है, घिया है, तोड़ी है, उसको उतारा, कुक किया, बना लिया, लेकिन बाजार से लाकर जो है ना, अगर आप देख लें अगर वो फ्रेश नज़र आ रही हैं आपको लाकर, तो फ़ौरन बना लें उसको। लेकिन वेजिटेबल से थोड़ा सा परहेज करें, और बाहर की चीज़ें खाने से भी, क्योंकि फूड पॉइजन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, डायरिया। अगर वेजिटेबल से भी परहेज करनी है फिर हम खाएं क्या? नहीं, वेजिटेबल से परहेज मैं कहती हूँ फ्रेश वेजिटेबल्स की तरफ जाए। अगर आप देखने जा नहीं पाते, एक बैंगन आपको लग रहा है कि ये फ्रेश नहीं लग रहा, तो उसको मत लें। आप कोशिश करें कि वो चीज़ वेजिटेबल्स में पिक करें जो आपको फ्रेश नज़र आ रही है। बहुत चीज़ें फ्रेश नज़र आ रही होती हैं, कुछ नहीं भी होती, वो चीज़ें लें। और दालें, जैसे मटन का इस्तेमाल, देखिए वीक में डेज रख लें कि 2 दिन हमने दालों का इस्तेमाल करना है, 2 दिन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, 2 दिन चिकन का इस्तेमाल करना है, 2 दिन हमने जो है ना कोई, अगर बाहर से 1 दिन चीट डे भी आपने करना है तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये होती है सस्टेनेबिलिटी कि आपने अपनी डाइट को मेंटेन किया है पूरे वीक के लिए, कि हमने सब कुछ खाया, हमने एक दिन दाल भी खाई, सब्जी भी खा ली, चावल भी खा लिए, गोश्त भी खा लिया। अब देखें चीज़ तो कोई भी सस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप मेंटेन करके चीज़ें लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका बजट भी एक बन जाता है। जब आपका बजट बन जाता है मंथ का, तो आपको पता होता है कि अगर हमने 4 पैकेट दाल के लिए तो 4 ही यूज़ होंगे, 5वें लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अपना एक चार्ट बनाया होता है पूरे वीक का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं आज क्या बनाएं, कल क्या बनाएं, फिर परसों क्या बनाएं। तो जब आपने एक मैनेज की होती है चीज़ें कि हमने गोश्त भी 2 दिन खाना है, 2 दिन से ज़्यादा नहीं खाना, तो हमें पता है कि 2 दिन के बाद हमने दाल खानी है या हमने सब्जी खानी है, तो हमारी बॉडी में सब कुछ जा रहा है। हर चीज़ की, आपने जैसे कहा ना कि हम फ्रूट और वेजिटेबल पे रह सकते हैं, नहीं, हम और बहुत सी चीज़ें भी खा सकते हैं। हम नट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस मौसम में कहते हैं नट्स का इस्तेमाल, लेकिन मैं कहती हूँ बादाम का इस्तेमाल आप 12 महीने करें, बादाम को मत छोड़ें, बादाम का इस्तेमाल करें, उसको सोक करके ले लें, विदाउट सोक ले लें। अंडे का इस्तेमाल भी आपको मिल रहा है, बस दही का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल, प्रोबायोटिक्स जितने भी हैं उनका इस्तेमाल करें। इस मौसम में तुखमदंगे का इस्तेमाल करें, शरबत में डालकर लें, आपके लिए फाइबर इंटेक अच्छा होता है। चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। लेकिन कहते हैं कि इस मौसम में नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें हड्डियों के प्रॉब्लम्स भी निकल आते हैं, दर्दें शुरू हो जाती हैं। चिया सीड्स यहाँ पर तुखमलंगा लेने से, क्योंकि ठंडा होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, रोज नहीं लेना। हाँ, अब एक दिन आपने चिया सीड ले लिया, अगले दिन आपने जो है ना बेसल सीड ले लिया, उससे अगले दिन आपने जो है ना लेमन वाटर बना लिया। अपने डेज रखे ना, फिर पीच ड्रिंक ले लिया आपने, फाइबर ड्रिंक ले लिया। अब ये पूरा वीक में आपको नहीं कह रही कि आप जो है ना रोज ही आपने चिया सीड लेने हैं, रोज ही आपने तुखमला। और देखिए अर्थराइटिस के पेशेंट इस चीज से, जिनको बोन्स में मसला होता है, जिनको बोन है ना, वो थोड़ा सा अवॉइड करें अपने लिए। तो अब फाइबर के लिए अगर हम कहें तो इसबगोल का छिलका का इस्तेमाल करें, वो उनके लिए कोई नुकसान, वो बेहतरीन है। गट हेल्थ के लिए भी आपका बड़ा अच्छा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए भी ये बड़ी चीज अच्छी है। तो इस महंगाई के दौर में आपने किस तरह अपने किचन को भी मेंटेन करना है, अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना है, और जो खाने पीने की अशिया है उसको भी किस तरह लेकर चलना है, उस पर हमने बात की। हमारे साथ डॉक्टर हिबा उस्मान मौजूद थी। डॉक्टर हिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जनाब 15 अगस्त से यौम आज़ादी के बाद सरकारी तालीमी इदारे खुल गए हैं और नया तालीमी सेशन शुरू हो चुका है,
और उसी के साथ साथ हुकूमत पंजाब ने हफ्ते में 2 छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया है। सरकारी स्कूलों में अब से 2 रोज़ यानी कि हफ्ते और इतवार के दिन भी छुट्टी हुआ करेगी। हाल ही में 9वीं जमात का भी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर तकरीबन 50% जो स्टूडेंट्स थे वो पास हो सके थे। और एक तरफ तो हम लोग देखते हैं कि असातिज़ा आए रोज़ सड़कों पर निकले हुए होते हैं, और दूसरी तरफ 9वीं क्लास का जो रिज़ल्ट है इतना मायूस कुन रहा है कि बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। तो तालीमी इदारों की हालिया सूरत हाल और दीगर मौज़ूआत को भी आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। इस पर बात करने के लिए आतिफ़ परवेज़, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आतिफ़, आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ़, 14 अगस्त गुजरी, यौम आज़ादी गुजरी, और उसके बाद एक नया सेशन स्टार्ट होता है स्कूल्स का। छुट्टियों के बाद बच्चे जाते हैं, नई जमात में बैठते हैं, जाके एनरोलमेंट होती है। तो क्या सूरत हाल थी इस वक्त बच्चों की, और नया जो निज़ाम तालीम लेकर आया जा रहा है, या 2 दिन की जो छुट्टियां ख़ास तौर पर जो सरकारी स्कूलों में दी गई हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? देखिए, ये प्राइवेट स्कूलों में तो पहले ही हफ्ता और इतवार को छुट्टी होती है, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी ये छुट्टी का ऐलान किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन और हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि इससे असातिज़ा और बच्चों की जो तालीमी मयार है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। स्कूल को ओवरऑल जो हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन अभी से ही, जैसे ही इस फैसला अभी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, कल से छुट्टी होनी है, लेकिन अभी से ही तनाज़ात का शिकार होना शुरू हो गया, क्योंकि हाल ही में 9वीं जमात के नताइज का ऐलान हुआ है, तो उसमें 55% के करीब बच्चे जो हैं वो फेल हुए, और ये बहुत बड़ी तादाद है। गुज़िश्ता साल से निस्बत भी 4% मजीद बच्चे जो हैं उनके मतलब फेल होने की, सिर्फ 45% जो बच्चे हैं वो सिर्फ पास हो सके, वो सिर्फ पास हो चुके हैं। और गुज़िश्ता साल ये 49% थे, 4% उसमें और भी कमी आई है। तो ये सारी सूरत हाल है। इसको देखते हुए अब असातिज़ा की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि जहाँ पर स्टडी आवर्स में मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इजाफा होना चाहिए था, वहाँ पे कमी कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो है इसमें कमी कर दी गई, और हफ्ते के रोज़ अब छुट्टी कर दी गई है। तो बच्चे तो पहले ही उनकी सूरत हाल जो नज़र आ रही है तालीम के हवाले से कि नताइज बुरे हो रहे हैं, दिन ब दिन जो है तालीमी मेयार नीचे आता जा रहा है। तो इसको बेहतर करने के लिए असातिज़ा की तलबा पर मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है, यानी कि और स्टडी आवर्स वो बढ़ाने चाहिए। तो लेकिन ये कम कर दिया गया। कैसे फोकस करेंगे तलबा की स्टडी आवर्स के ऊपर जब वो सड़कों पर निकले हुए होंगे, जब उनके मुतालिबात नहीं माने जाएंगे, उन्हें सेटिस्फाइड नहीं किया जाएगा? देखिए, ये एक बड़ा कि जब तक उनको ज़हनी सुकून नहीं होगा तब तक वो इसी तरीके से जो है तलबा पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। फिर उसके साथ साथ 1,22,000 टीचर्स जो हैं उनकी पोस्टें खाली पड़ी हुई, तो जो टीचर पहले से मौजूद हैं उनके ऊपर जो है वो बोझ पड़ रहा है। तो ये असातिज़ा का मुतालबा है, और साथ साथ असातिज़ा के ड्यूटी आवर्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए। अच्छा, उनको जहाँ पर 1:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, अब 2:30 बजे तक स्कूल में बैठना पड़ेगा, और कहा गया है कि वो लेसन प्लान जो है वो तैयार करेंगे। फिर साथ साथ हफ्ते के रोज़ जो है वो तुलबा को छुट्टी होगी, असातिज़ा जो है वो फिर भी आएंगे, वो 9 से 12 बजे तक स्कूलों में ही मौजूद होंगे। तो एक असातिज़ा का ये भी शिकवा है कि तुलबा को छुट्टी दे दी कि अगर वो सुकून कर रहे हैं तो हमें भी जो है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलों में है उसमें भी हफ्ते के रोज़ अगर तुलबा को छुट्टी होती है तो असातिज़ा भी नहीं आते, उनको भी छुट्टी होती है। तो ये एक तनाज़े को लेकर असातिज़ा की जानिब से कल एहतजाज भी किया गया। फिर औकातकार जो हैं उस पर भी तनाज़े आए कि हमें जो असातिज़ा कहते हैं कि इतनी देर क्यों बिठाया जा रहा है, कि जब बच्चे जो हैं 1:30 बजे चले जाते हैं तो 2:30 बजे तक टीचर्स क्यों बैठें। अच्छा, तो ये पहले तो नोटिफिकेशन ही नहीं हो रहा था। 1.5 माह कबल जो है वज़ीर तालीम की जानिब से ऐलान किया गया कि हफ्ते के रोज़ जो है वो छुट्टी होगी। अच्छा, एक अजीब सी सूरत हाल बनी है। पहले इस्लामाबाद के जो सरकारी स्कूल हैं वफाक में, वहाँ पर हफ्ते के रोज़ छुट्टी होती थी। अच्छा, उन्होंने छुट्टी ख़त्म कर दी है। पंजाब में जो है छुट्टी कर दी गई है। तो ये एक ही मुल्क में इस तरह की पॉलिसियाँ चल रही हैं कि महकमा स्कूल एजुकेशन दावा कर रहा है कि इस पॉलिसी से जो है जब असातिज़ा की अच्छी तरबियत होगी तो वो ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो वफाक की जानिब से जो है वो छुट्टी ख़त्म कर दी गई है। उन्हें कहा गया है कि टीचर्स और बच्चे जो हैं वो हफ्ते के रोज़ आएँ, क्योंकि तालीमी मेयार जो है, तालीमी मेयार जो ऊपर लेके जाना है। तो
मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं और बच्चे और वालिदैन और टीचर्स जो हैं वो कशमकश का शिकार हैं कि महकमा स्कूल एजुकेशन जो है वो करना क्या चाहता है। कभी जो है वो निसाब एक कर दिया जाता है, कभी जो है नहीं यकसा निसाब नहीं होगा, दूसरी हर सूबा जो अपनी मर्जी का निसाब बनाएगा। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। इससे पहले भी इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट तो हमारे पास मौजूद हैं ना, तो वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। देखिए 4300 के करीब ये जो स्कूल पहले भी महकमा स्कूल एजुकेशन ने पहले पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम दिए, फिर पीमा अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम दिए, लेकिन मॉडल यही था कि ये अथॉरिटीज़ जो हैं आगे कंपनियों के या निजी अफराद के ज़ेर इंतज़ाम दे देंगे और साथ साथ मॉनिटरिंग का जो है वो निज़ाम अलग से वज़ा करता है जो इन स्कूलों की कारकर्दगी को मॉनिटर करता है और फिर जो फ़ंड्स का इजरा है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है। तो ये मुकम्मल तौर पर कहा जाए कि सारे स्कूल जो हैं वो चल रहे थे, ऐसा नहीं है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की तादाद नहीं बढ़ी, जो सहूलियात थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो ऐसे इलाकों में मौजूद है जहाँ पर बच्चों की तादाद जो है वो कम है। और अगेन इसमें होता ये है कि हुकूमत MPS और MNS को खुश करने के लिए वो मुतालबा करते हैं जी कि हमारे इलाके में स्कूल की ज़रूरत है, हम ज़मीन दे देते हैं। वो ज़मीन दे दी लेकिन वहाँ पर बच्चे उस तरह मौजूद नहीं है। स्कूल बन जाता है लेकिन आगे उसको चलाने के लिए जो इंतज़ामी वसाइल है वो महकमा स्कूल एजुकेशन के पास नहीं होते, टीचर्स मौजूद नहीं होते, तो इसलिए ये स्कूल जो हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो दूसरा मॉडल जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का है, वो बच्चों के मुताबिक वहाँ पर तादाद को देखते हुए किसी भी एक पढ़े लिखे शख्स को जो कम से कम BA के करीब उसकी डिग्री होती है, इश्तिहार देते हैं कि आप इतने बच्चे इकट्ठे करें, अच्छा हम आपको 600 से लेकर 1000 रुपये तक फ़ी बच्चा देंगे, आपने फ़ीस नहीं लेनी, ना किताबों के पैसे लेने, किताबें और फ़ीस जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन देगा। ये मॉडल जो है वो वहाँ पर कामयाब रहे और उसके नताइज भी अच्छे आए हैं। इस इसना में जो 1.5 साल से इस्तिज़ा की तबादलों पर पाबंदी लगी हुई थी, जैसे आपको पता था कि इलेक्शन आए, इलेक्शन के फिर निगरान हुकूमत का जो दुरानिया वो बढ़ गया था, तो साजा को वो मौका नहीं मिला था तबादले करवाने का, तो वो भी अब इजाज़त तो मिली है। उसमें भी बहुत तनाज़ात हैं। ऐलान किया गया था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी यानी कि सब कुछ जो है वो थ्रू ऑनलाइन होगा, लेकिन आखिर पे दरख्वास्तें जो है बाय हैंड देनी है, तो वो मैनुअल देनी है। तो उसमें बहुत सारे तनाज़ात हैं। जो पॉलिसी बनाई गई थी वो पहले वाज़ा नहीं की गई, ना बताया गया, ऐलान किया गया, जिसकी वजह से असातिज़ा खासे परेशान है। 18,000 दरख्वास्तें जो हैं सिर्फ ये हार्डशिप ग्राउंड के ऊपर जो है वो जमा हुई थी, लेकिन उसमें से अक्सरियत जो है वो मुस्तरद हो रही है क्योंकि महकमा स्कूल एजुकेशन की पॉलिसी जो है वो सख्त है, वो असातिज़ा को समझ नहीं आ रही। वेडलॉक के तहत यानी कि अगर एक फ़र्ज़ करें फ़ीमेल टीचर जो है वो लाहौर की रहने वाली, शादी के बाद उसको दूसरे किसी ज़िले में जाना है तो तैनाती लाहौर में है, अच्छा, तो ये वेडलॉक पॉलिसी की शादी के बाद उसको महकमा स्कूल एजुकेशन इजाज़त देता है कि वो चला जाए, लेकिन अब साथ ये भी कह दिया गया है कि सिर्फ उनको इजाज़त है जिनके खामद जो है वो सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, ये एक नई उसमें जो है ना लेकर आई गई है। अब जो ख़वातीन फीमेल टीचर हैं जिनके खामद प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके लिए मसला बना हुआ है कि हम किस तरीके से तबादले करवाएं। फिर लॉन्ग डिस्टेंस लाहौर के फ़र्ज़ करें कि वागा के पास एक स्कूल है और वो रहता जो है ये शिमला पहाड़ी के पास है, तो उसको तो खासा ट्रैवल करना पड़ता है। दूसरे ज़िला में चले जाए तो वहाँ पर ज़िले भी बड़े बड़े हैं, तो 100 किलोमीटर भी ट्रैवल करना पड़ता है, तो उनको भी तबादलों की इजाज़त नहीं मिल रही। तो ये सारी सूरत हाल है कि तबादले का जो मरहला शुरू हुआ था, पहला मरहला, वो भी तनाज़ात का शिकार है। असातिज़ा जो हैं वो परेशान है, एजुकेशन अथॉरिटीज़ के चक्कर लगा रहे हैं, वज़ीर तालीम के पास जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। और इस पॉलिसी की जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन पे असातिज़ा जो है शदीद तनकीद कर रहे हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। नुकसान हुआ है और इस चक्कर में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो स्टूडेंट्स को हुआ है ना। हम जमात का जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया है कि 55% जो बच्चे हैं वो फ़ेल हो गए हैं, पास नहीं हुए, फ़ेल हो गए हैं। तो इसका कसूरवार फिर हम किसको ठहराएँ? असातिज़ा को ठहराएँ, हुकूमत को ठहराएँ, इदारों को ठहराएँ कि या फिर वालिदैन को ठहराएँ कि वो बच्चों को वहाँ पे भेज रहे हैं। तो ये हमारी सारी सूरत हाल है हमारे निज़ाम तालीम की ख़ास तौर पर कि किस तरह का चल रहा है। आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, क्योंकि आज जुमे का दिन है और आप लोगों को पता है कि हम डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब से किसी अहम मौजू के ऊपर ख़ास तौर पर बात कर रहे होते हैं, जो कि हमारी डेली रूटीन में जो चीज़ें, जो मसाइल हमारे हमें दरपेश आते हैं। तो क्योंकि यौम आज़ादी का दिन गुज़रा है, इंडिपेंडेंस डे गुज़रा है, और ये वतन अज़ीज़ के हवाले से दिन था और जिसको हमने बड़े ही जोश व जज्बे के साथ मनाया, और एक वतन के हवाले से हमने मोहब्बत भी की एक दूसरे के साथ, बल्कि अपने साथ ये अहद किया कि आइंदा जब ये 14 अगस्त आएगा, अगले साल ख़ास तौर पर आएगा, तो हमने अपने वतन अज़ीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना है। ये एक इस्लामी रियासत है, लेकिन इस्लामी रियासत के साथ साथ ये रूहानी रियासत भी है, और इस हवाले से हमें क्या तालीमात मिलती हैं, और ख़ास तौर पर वतन अज़ीज़ या अपने वतन से मोहब्बत करने के हवाले से सीरत तैयबा से हमें क्या तालीमात मिलती हैं, उस पर हमने बात करनी है आज के इस सेगमेंट में, जिस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मारूफ सीरत स्कॉलर हैं, और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। डॉक्टर साहब, क्योंकि 14 अगस्त गुज़रा, जश्न आज़ादी, जिसको हमने बहुत ही जोश व जज्बे के साथ मनाया लोगों ने, और उस हवाले सबसे पहले तो ये बताइए कि वतन से मोहब्बत के हवाले से सीरत तैयबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या क्या तालीमात मिलती हैं? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन इसका जो वतन की आज़ादी के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से, तो 14 अगस्त जो था वो गोया हमारे अक़ीदतों के इजहार का बामे उरूज था, लेकिन अगस्त का पूरा महीना ही जैसे ही इस महीना शुरू होता है और अपने इख्तिताम तक जो है अपने अंदर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के हवाले से, इजहार मोहब्बत के हवाले से बड़ा एक वालिहानापन अपने अंदर रखता है। और हम ये देखते हैं कि कितनी खुशाइंद बात है कि खैबर से लेके कराची तक पूरा मुल्क जो है उस एक सब्ज़ रंग के अंदर जो है ना वो रंगा जाता है, और यकीनन ये जहाँ पर एक कलर सिमेट्री इसमें कायम होती है, वहीं पे लोगों के दिल भी एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं। और मोहब्बतें जो हैं वो हमेशा दुनिया भर के अंदर, मोहब्बत दुनिया का सबसे ताकतवर जज्बा है जो लोगों को इकट्ठा करने का ज़रिया बनता है। और जब किसी एक चीज़ के साथ बहुत सारे लोगों की मोहब्बत होना शुरू हो जाती है तो उनके आपस में कुर्ब और रवाबित जो हैं पहले से ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। सो हर साल अगस्त का महीना बिलउमूम और 14 अगस्त बिलखुसूस इस मुल्क के रहने वाले सारे वासियों के दरमियान, क्योंकि इस वतन की मोहब्बत के एक मुश्तरका पहलू के सबब दिलों को करीब करने का ज़रिया और वसीला बनती है। जहाँ तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी से वतन की मोहब्बत का अहवाल है, तो उसके सिलसिले में हम सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निज़ाम लेकर आए और जिस अमली ज़िंदगी को हमारे लिए मिसालिया बनाकर छोड़ा, वो सारी की सारी खालिसतन फ़ितरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक है और फ़ितरी ज़रूरतों के भी ऐन मुताबिक है। सो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में दुली ज़ुबान से हम तक ये बात पहुँची कि वतन से मोहब्बत जो है ये भी ईमान का ज़रिया है। अच्छा। और जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम से किसी शख्स ने पूछा कि मैं अपने वतन से, मेरे अंदर एक वालिहाना मोहब्बत पैदा होती है, तो क्या ये मुस्तहसन जज्बा है? तो आपने फरमाया कि ये सारी मोहब्बतों की तकमील का ज़रिया बनती है। यानी आप जिस इलाके से जब आप मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आप किसी जगह पर रहने की बुनियाद पर उस इलाके से मोहब्बत कर रहे हो और वहाँ के लोगों से आपकी मोहब्बत ना पैदा हो रही हो। तो यकीनन जब आप उस वतन से मोहब्बत करना शुरू करते हैं तो आप अपने अजीज़ रिश्तेदार उनसे तो मोहब्बत कर ही रहे होते हैं, जो आपके गिरदो पेश में रहने वाले बाकी आपके साथ के हम वतन होते हैं उनसे भी आपकी मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो मोहब्बत, अपने वतन से मोहब्बत का मामला ये है कि तारीख़ हमें बताती है, रसूल रहमत को जब 13 बरस की रियाजत के बाद, ऐलान नबूवत की 13 बरस बाद की जो रियाजत है उसके बाद एक रात अपना वतन यानी मक्का मुकरमा छोड़ना पड़ा। ये वो शहर था जहाँ पर 53 बरस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे थे, और ये वो शहर था जिसे आपके जद्द अमजद ने आबाद किया था, और इसकी सारी इज़्ज़तें जो थी उनकी निस्बत आपके ख़ानदान के साथ वाबस्ता थी, आपका तशख़्ख़ुस हवाला सारा इस शहर के साथ था। और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की तरफ सफ़र फरमा रहे थे तो जब कोई ऊँचा मकाम आता, कोई टीला आता, तो हुजूर उसके ऊपर जब सफ़र करते हुए पहुँचते तो वापस मुड़कर मक्के की तरफ देखते और अश्कबार आंखों के साथ अपने वतन को मुखातिब करके कहते कि ए वतन, ए मेरे शहर, तू तो जानता है कि तू मुझे कितना अजीज़ है और मैं यहाँ तुझसे जुदा नहीं होना चाहता, लेकिन तेरे शहर के लोग जो हैं उन्होंने
ये मेरे लिए यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं छोड़ा। और ये जो कल्क था, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ये जो गम अंदो की कैफियत थी, ये उस वक्त तक कायम रही जब तक मक्का फ़तह नहीं हो गया। यानी 8 बरस तक तवातुर के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मक्का आबाद रहा और हुजूर उसका तज़किरा करते रहे। जब कभी फल पेश किया जाता हुजूर के सामने, कोई मदीने का या उसके गिरदो नवा का, तो हुजूर उसका मवाजना मक्के के जो फल थे उनके साथ किया करते थे। जब कोई अनाज पेश किया जाता, कोई और तोहफ़ा पेश किया जाता, हत्ता कि रसूम व रिवाज का तज़किरा होता, तो हुजूर मक्का और अहले मक्का जो हैं यानी अपने असल वतन के बारे में लोगों को बयान करते। और हुजूर की अपने शहर के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि एक मरतबा हुजूर मदीना शरीफ के अंदर दाखिल हो रहे थे। जब सुलह हुदैबिया हो गई तो हुजूर को मदीना वापस पलटना पड़ा, मक्के के बिल्कुल दरवाजे से गोया वापस आए। और सरकार दो आलम जब मदीने के अंदर दाखिल हो रहे थे तो आप अपने काफ़िले की क़यादत फरमा रहे थे, सबसे आगे थे। तो पिछली सफ़ों में कोई और शख्स आया और वो घोड़े पे सवार था और उसने हुजूर के काफ़िले के किसी शख्स से अपने मखसूस करशी लहजे के अंदर रास्ता पूछा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये उसकी आवाज़ आपकी मुकद्दस समात तक पहुंची ना, तो हुजूर ने अपने घोड़े का रुख मोड़ा, उसके करीब गए और उससे पूछा कि क्या तुम मक्के के रहने वाले हो? तो उसने अर्ज़ किया कि मैं मक्के के बिल्कुल करीब वादी अजियाद का रहने वाला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुकद्दस में आंसू आ गए और हुजूर ने असहाब को कहा कि तुम्हें पता है अजियाद कौन सी बस्ती है? ज़ाहिर है उनमें एक बड़ी तादाद अहले मदीना की थी, वो उस तरह मक्के के गिरदो नवा से वाकिफ़ नहीं थे, उसके जोग्राफिए से। हुजूर ने फरमाया कि अजियाद वो बस्ती है जहाँ पर तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियाँ चराई हैं और जहाँ पर हुजूर ने तैराकी जो है वो सीखी। तो हुजूर ने उसकी निस्बत से वो जो शख्स जो अजनबी था उसका इतना इकराम किया कि उसे कहा कि क्या तुम ये पसंद करोगे कि आज की रात मैं तुम्हारी ज़ियाफ़त करूं और तुम मेरे पास क़याम करो। तारीख़ बताती है कि सिर्फ इस बात की बुनियाद पर कि वो हुजूर के वतन के लहजे में बात कर रहा था, हुजूर ने उसको अपने यहाँ क़याम करवाया, उसकी ज़ियाफ़त फरमाई और सुबह जहाँ उसने जाना था मदीने के 2 असहाब की ज़िम्मेदारी लगाई कि बाहिफाजत इसको वहाँ पर पहुँचाया जाए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अपने वतन से मोहब्बत का क्या मामला। और फिर जब मदीना में आपका क़याम हो गया तो मदीने से हुजूर की मोहब्बत ऐसी बेमिसल और बेमिसाल हो गई कि असहाब कहते हैं कि जब हुजूर की सवारी मदीने से जुदा होने लगती तो आपकी सवारी के जो कदम है वो बोझल हो जाते, आहिस्ता हो जाते। और जब आप वापस मदीने की तरफ पलटते अपने किसी भी मुहिम से, काम से, जंग से वापस जब आते तो आलम ये होता कि जैसे ही मदीने के मज़ाफ़ात शुरू होते तो सरकार दो आलम के चेहरे की रौनक भी बढ़ जाती और हुजूर की जो सवारी है उसकी रफ्तार भी तेज़ हो जाती और हुजूर तेज़ी के साथ मदीने के अंदर दाखिल होते और हुजूर का मिजाज जो है पहले से भी ज़्यादा शगुफ्ता तर हो जाया करता। तो यानी इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन के साथ मोहब्बत का क्या यानी आलम था और हुजूर ने अपनी ज़िंदगी के अमल से किस अंदाज में मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए ये पैगाम छोड़ा कि वतन के साथ मोहब्बत जो है ये भी उस आलमगीर वफा का हिस्सा है जिसकी मेराज का नाम इंसानियत है। तो अब अपने वतन पर बात अगर कर ली जाए तो हम जिस तरह अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, क्या हम वो एक हक अदा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? और दूसरा कि पाकिस्तान एक रूहानी इस्लामी रियासत तो है ही है, उसके साथ एक रूहानी रियासत भी है, तो इस मुतालिक क्या कहेंगे? इस सबसे पहले तो हमें ये अंदाज़ा करना चाहिए कि जो अल्लाह ताला की तरफ से जब भी कोई नेमत आती है उस नेमत का मकाम और मर्तबा क्या है उसे गेज करने का, उसे जांचने का पैमाना ये हुआ करता है कि वो नेमत कितनी मुशक्क़त से हम तक पहुँची। आप ये देखें कि जिन कौमों को मुल्कों की मुल्क मैसर आए एक आदमी के खून की कुर्बानी से और एक आदमी को अपना घर छोड़ना पड़ा, वो रहती यानी वक्त तक जो है कई सदियों तक उनकी कुर्बानी को हदिया सिफास पेश करते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं कि फ़लाँ एक शख्स ने अपना खून दिया था तो हमें ये मुमलिकत हासिल हुई थी। आप तसव्वुर कीजिए एक आदमी ने अपना घर बार छोड़ा था तो उसे हमें ये मुल्क हासिल हुआ था। आप तसव्वुर करें कि वो मुल्क, वो मुमलिकत कितनी बड़ी नेमत होगी कि जो इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत के नतीजे में वकूफ़ पजीर हुई हो। इंसानी तारीख़ के अंदर पाकिस्तान के क़याम के वक्त की हिजरत से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों की हिजरत कहीं नज़र नहीं आती है। और फिर आप देखें कि वो कैसे अजीमुल मर्तबत लोग होंगे और उनकी तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में है जिन्होंने अपनी जान पेश की, माल, इज़्ज़त, आबरू, तशख़्ख़ुस, हत्ता कि जो कुछ था वो उन्होंने कुर्बान कर दिया। जब मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की बात शुरू होती है तो मैं उस शख्स को कैसे भूल सकता हूँ
जो हिजाज़ मुक़द्दस में मताफ़ के दौरान मेरे पास आया और मेरे हुलिये को देखकर उस बुज़ुर्ग ने मेरा माथा चूमा और कहा कि आप पाकिस्तान से हो। मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से हूँ। और फिर उसके बाद हमारी मताफ़ में एक तरफ बैठ के गुफ्तगू शुरू हुई और उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते थे, जो उस वक्त का हिंदुस्तान था, और हिंदुस्तान से एक सुबह जो है फजर की नमाज के बाद मेरे दादा ने हमारे पूरे ख़ानदान को इकट्ठा किया और हम सब से ये वादा लिया कि हम सब यहाँ से हुजूर की एक सुन्नत पर अमल करते हुए हिजरत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान इतना अजीमुल मर्तबत मुल्क है और ये अल्लाह के इतने पाकीज़ा राज़ों में से एक राज है। अल्लाह ने इस मुमलिकत के साथ ऐसी मुनफरिद बशारतें वाबस्ता कर रखी हैं कि इतनी पाकीज़ा सरज़मीन पर जब दाखिल होना है तो तुम सब मेरे साथ कुरान पाक पे हल्फ दो कि जो जो वहाँ पहुँच पाया उसे बग़ैर वज़ू के ना उस ज़मीन पर कदम रखना है, ना बग़ैर वज़ू के उस ज़मीन पर नज़र डालनी है, यानी उसको देखना है। वो बुज़ुर्ग मुझे कहने लगे कि काफ़िला वहाँ से चला, मुख्तलिफ़ मंजिलें तय करता हुआ जब हम पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए और लाहौर पहुँचे तो वो कहते हैं कि मेरे 71 ख़ानदान के अफराद में मैं इकलौता शख्स था जो ज़िंदा पाकिस्तान पहुँचा। और कहते हैं मैं भी ज़ख्मी था, जब मददगार अंदर आए, रज़ाकार आए, उन्होंने मुझे उठाया और देखा कि इसकी कुछ सांसें चल रही हैं, तो मैंने पानी तलब किया, तो वो फ़ौरन पानी का गिलास लेकर मेरे मुंह के साथ उन्होंने लगाया। तो मैंने कहा नहीं, मैंने पानी मुझे पीने के लिए नहीं चाहिए, मुझे वज़ू के लिए पानी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने दादा के साथ अपने पूरे घराने की मौजूदगी में ये वादा किया था, ये हल्फ दिया था कुरान हकीम पर उन्हें कि सरज़मीन के ऊपर ना मैं बग़ैर वज़ू किए पाँव रखूँगा, ना बग़ैर वज़ू किए इसकी ज़ियारत करूँगा। तो सो पहले मुझे वज़ू कराया जाए, उसके बाद मैं आँखें खोलूँगा और फिर मैं इस सरज़मीन के ऊपर पाँव रखूँगा। तो जो ज़मीन इस आला पाकीज़ा इरादों और एहतियातों के साथ हासिल की गई हो, उसके बारे में कोई बदगुमानी कैसे की जा सकती है। और ये रूहानी रियासत तो इसलिए है कि ज़ाहिरी तौर पर हमें लगता है कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद जो है ना 23 मार्च 1940 से इस तहरीक का आगाज़ हुआ। कुछ लोग समझते हैं खुतबा अलाहाबाद से मुसलमानों की एक सिमत बनना शुरू हुई। कुछ लोग जो है वो जंग आज़ादी दोम जो है उससे समझते हैं, कुछ लोग अंग्रेज़ों के आने से समझते हैं। लेकिन जो इस मुल्क के मामले में सबसे ज़्यादा बाखबर आदमी था, यानी मेरी मुराद हज़रत कायद आज़म अलैहिर्रहमा है, जब उनसे पूछा गया कि ये मुमलिकत कैसे बनी तो उन्होंने कहा कि ये मुमलिकत तो उसी वक्त ही मार्ज़ वजूद में आ गई थी। गोया पाकिस्तान तो उसी वक्त ही बन गया था जब बर सगीर पाक व हिंद में पहले आदमी ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा था। यानी जब पहला आदमी मुसलमान हुआ था तो इसकी बुनियाद तो उसी वक्त ही पड़ गई थी। और फिर आगे चल के हमें अच्छी तरह याद है कि आपसे ये पूछा गया कि इस मुमलिकत के बारे में जिसके बनने के इम्कानात बड़े वाजे हो गए हैं, तो आप जद्दोजहद में यकीनन हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस तहरीक में आपने ये सोचा है कि इस मुल्क का आइन क्या होगा, यहाँ रहने वाले लोगों का नज़रिया हयात क्या होगा, वो किस कॉन्सेप्ट पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो कायद आज़म ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमें नए आइन की क्या ज़रूरत है, हमारा आइन तो आज से 14 सदियाँ पहले रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर कुरान हकीम के नुज़ूल की शक्ल में मौजूद है। सो आपने ये वाजे कर दिया कि ये जो मुमलिकत है इसका जो निज़ाम है ये कुरान हकीम के साथ वाबस्ता अच्छा, जैसे आपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात की, तो जिन्ना के हवाले से एक तासुब यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी वो सेकुलर माइंडेड थे। आप उस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सादा सी बात है जी। ज़ाहिरी तौर पर उनकी वज़ाकता से अगर किसी आदमी को ये बात यानी गलत फहमी का कोई शिकार होता है तो उसे ये समझना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि कायद आज़म का कॉन्सेप्ट तो इतना क्लियर था कि ये गोया उस रियासत मदीना का तसलसल है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि दुनिया के ऊपर जो रियासत मदीना के बाद जो अव्वलीन नज़रियाती रियासत है, लोग कहते हैं 2 रियासतें हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अव्वलीन जो नज़रियाती रियासत है, जो पहले नज़रिए के साथ बनी है, वो पाकिस्तान है। और इसको बनाने वाले हर शख्स ने अपने रब के साथ क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में मुतअद्दिद बार ये वादा कर रखा है कि परवरदिगार अगर तूने हमें इस इज़्ज़त से नवाजा, इस मुमलिकत से नवाजा, तो हम इसको उस अंदाज में चलाने की कोशिश करेंगे जिन उसूल और कवायद के मुताबिक रसूल रहमत ने रियासत मदीना को चलाया था। सो एक तो ये, और ये कैसे हो सकता है कि सारे काफ़िले के लोगों का ज़हन और फ़िक्र जो है वो तो मदीना और उसकी खूबसूरती और उसकी खूबसूरत इंसान दोस्त और हुस्न सलूक पर मबनी जो उसूल और फरामीन है उनके साथ जुड़े हों, और जो लीडर है उसका नज़रिया कुछ और हो। कायद आज़म का अपना आलम यह है, ज़रा आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनको एक तो ज़ाहिरी तौर पर लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कायद आज़म का उलमा और मशाइख के साथ इतना गहरा और मुस्तकिल राब्ता था कि आप इतनी मसरूफियत के बावजूद इस जद्दोजहद के अंदर महीने के अंदर 2 मरतबा आपकी तरफ एहतमाम हुआ करता था
खाने के ऊपर आप जहाँ पर भी होते वहाँ पर उलमा के साथ नशिस्त का, और जिन उलमा ने उन नशिस्तों में शिरकत की कायद आज़म के साथ पाकिस्तान के आइन के हवाले से, इसका जो एक सियासी चेहरा है उसके हवाले से गुफ्तगू की, तबादला ख्याल किया, उन सब ने अपनी आप बीतियों में ये बात लिखी, खुतूत में ये अहवाल लिखे और वो तारीख़ का मुस्तनद हिस्सा हैं। उन सब ने ये बताया कि कायद आज़म जो हैं उनका हमारी गुफ्तगू में इतनी दिलचस्पी होती थी, और आलम ये होता था कि जब हम अगले महीने उनसे मुलाकात के लिए जाया करते तो कायद आज़म हमारी साबका गुफ्तगू पर उठने वाले सवालात हमारे सामने रखते और फिर उसमें बाकायदा हमसे बहस करते और फिर नोट्स लेते। कायद आज़म उन नोट्स को अपने पास रखते। वो कितनी मशहूर बात है कि कायद आज़म पेशावर जब क़याम के लिए गए तो कुछ ख़तरा था, उनकी ज़िंदगी के हवाले से ज़्यादा एहतियात की जा रही थी, तो अचानक एक साहब रात गए, उन्होंने जो बाहर खिदमत पर मामूर थे उन्होंने देखा कि कायद आज़म के कमरे से टक टक की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने रोशनदान से जब उसको देखा तो वो कहते हैं कि जो अलाव वाली थी उसके ऊपर जो है वो कुरान हकीम मौजूद था अंग्रेज़ी का, और कायद आज़म चंद कदम चल के वहाँ जाते, वहाँ से कुछ पढ़ते, फिर गौर व फिक्र करते, फिर दोबारा जाते और फिर वहाँ से नोट्स लेते, यानी उसे अपनी जो आपकी डायरी थी उसका हिस्सा बनाते थे। तो कायद आज़म के मिजाज के अंदर भी मुस्तकिल बुनियादों पर वो मोहब्बत थी। और एक आखिरी बात, कायद आज़म को जो ख़त है वो बड़ा एक मुनफरिद ख़त है और उससे कायद आज़म का मिजाज हम तक पहुँचता है। सैयद जमात अली शाह अलैहिर्रहमा जो हैं उन्होंने हज से वापसी पर कायद आज़म को 3 तोहफे भेजे, यानी एक उन्होंने जानमाज भेजी, एक तस्बीह भेजी और कुरान हकीम का एक नुस्खा भेजा। कायद आज़म ने शुक्रिया का ख़त लिखा और उससे कायद आज़म के मिजाज का भी अंदाज़ा हो जाता है, और जो हमारे दोस्त इस गलतफहमी का शिकार हैं कि सेकुलर माइंडेड थे उसका जवाब भी इस खत के अंदर मिल जाता है। आपने उस खत में इजाज़ मुक़द्दस से आने वाले ताइफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आप क्योंकि साहिब इल्म आदमी हैं तो मैं आपकी इस तारे की अलामत की ज़ुबान समझ गया हूँ। आपने जानमाज मुझे इसलिए भेजी है कि कोई भी मुसलमान हुक्मरान जो है उस वक्त तक लोगों से अल्लाह की जो अतात है वो नहीं करवा सकता जब तक कि वो खुद अल्लाह की अतात ना कर रहा हो। इसलिए आपने जानमाज भेजी है ताकि मैं नमाज की सूरत में अल्लाह के साथ अपनी अतात का रिश्ता मजबूत करूं। कहा आपने कुरान हकीम मुझे इसलिए भेजा है कि कोई शख्स उस वक्त तक किसी खित्ता अर्जी के ऊपर अल्लाह का निज़ाम नाफिज नहीं कर सकता जब तक कि वो निज़ाम के आइन को ना पढ़े, यानी जब तक कुरान हकीम को नहीं पढ़ेगा तो उसको उसके निफाज को कैसे मुमकिन बना सकेगा। और कहा कि आपने जो तस्बीह मुझे भेजी है मुझे इससे ये पैगाम मिला है कि आप मुझे ये गोया हिदायत करना चाहते हैं, रहनुमाई देना चाहते हैं कि कोई भी कलमा गो उस वक्त तक इस दीन को अमली शक्ल में इसका निफाज नहीं कर सकता और निफाज के बाद अल्लाह की रजा नहीं पा सकता जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो कलमा वो जो दुरूद पाक जो है उसके साथ अपना रिश्ता न उस्तवार करे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कायद आज़म का जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके लाए हुए निज़ाम और कुरान हकीम के साथ कैसा गहरा ताल्लुक था। और जो लोग ये समझते हैं, ये तासुब का शिकार हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहीं ना कहीं शायद सेकुलर माइंडेड थे, तो उनको आज ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि वो किस मिजाज के हामिल इंसान थे। तो हमारे साथ डॉक्टर पी तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। वतन अजीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।